कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरा। 498A का बहुत मिसयूज होता है। कभी कभार वो ईगो हम में भी, लड़कियों में भी आ जाता है कि यार मैं भी पैसे कमा रही हूँ, मैं क्यों सुनूं तुम्हारा, मैं क्यों खाना बनाऊं, तुम भी तो बना सकते हो। तो ये सारी चीजों को आप क्यों इतनी यंग एज में समझ कैसे आए? जब हम शुरुआत करते हैं स्टार्टअप में तब इतना पता नहीं चलता, 5-10 करोड़ तक चीजें चल जाती है। आपने मुझे बताया था कि आपको रॉकेट सिंह बोलते थे। डेफिनेटली आज एमबीए के बाद मेरा अच्छा खासा जॉब था, मतलब अच्छी इनकम थी, वो छोड़कर इधर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था वो डिसीजन। बट लगता है जब इन दोनों एग्जाम्पल इतने स्ट्रॉन्ग थे ना मेरे लाइफ में। क्या आप एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं? बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। घर की जिम्मेदारियां, साथ में उस फील्ड में, उस बिजनेस में जो मेल डोमिनेटेड है, जहां पुरुषों की डोमिनेंस है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फंड्स है नहीं, लोन है नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग, आप लोग सवाल भेजते हो कि सर जीरो से बिजनेस कैसे शुरू करें। बहुत सारे लोग बहाना भी लेते हैं, एक्सक्यूज भी लेते हैं, सर हमको तो फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट आए हैं, दो महिला एंटरप्रेन्योर है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने इस चैलेंज को सीधा सामना किया, बगैर पैसे के, जीरो कैपिटल से एक 26 करोड़ का बिजनेस 6-7 साल में। जी हाँ, जीरो से 26 करोड़ का बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस उस इंडस्ट्री में जिसमें बिल्कुल भी वुमेन एंटरप्रेन्योर नहीं है। कैसे स्टैब्लिश की है, आइए आपको मिलवाते हैं मैम मीनल भगत से और साथ में हनी टामी। अब मीनल है कोलकाता से, ये सारा ईस्टर्न रीजन देखती है। हनी है महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, और इनकी मदर है पिंकी टामी, जो जयपुर में राजस्थान बेस है। तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक तरफ तो पूरी मार्केटिंग और सेल्स मीनल जी देखती हैं, हनी देखती हैं पूरा फाइनेंस और सिस्टमाइजेशन ऑफ प्रोसेस, और इनकी मदर देखती हैं राजस्थान में, वहां से पूरी प्रोडक्शन और इंपोर्ट। और ये सारा एक ट्रायंगल में, एक कॉम्बिनेशन में बड़ी खूबसूरती से पिछले 7 साल से चल रहा है। और एक बात बता दूं कि हमारे इस स्टूडियो में, इस तजुर्बा में उन लोगों को लाते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकें। हम वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नहीं लाते जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, क्योंकि मैं वहां पर रह चुका हूं। जब मेरे फॉलोअर नहीं थे, मुझे कोई बुलाता नहीं था अपने स्टूडियो में, तो मैंने ये सोचा कि मैं उन्हीं को बुलाऊंगा जिनके फॉलोअर नहीं है, जिनसे आप वो चीजें सीख सको जो बिल्कुल भी, जो नकली बातें होती है, किताबी बातें, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो आता है अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा लेके आता है कि उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, बिजनेस को कैसे बड़ा किया, कोई भी दिक्कत को कैसे चैलेंज समझ के उसका सामना किया और अपनी सक्सेस हासिल की। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आज इस चैनल में। तो मीनल जी, आप और पिंकी, इनकी मदर, दोनों शायद कोलकाता में रहते थे जी और आप लोग की फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, और आप जॉब करती थी कहीं। जी। तो आपको आइडिया आया कि हमको बिजनेस शुरू करना है, और जिस लाइन में आप जॉब करती थी वहीं आपके कॉन्टेक्ट थे। कितने साल आपने जॉब किया उसमें? सर मैं पिछले 20-22 साल से काम करती हूँ और सेल्स की फील्ड में ही मास्टरी की थी, तो शुरुआत वहाँ से ही हुई थी। लेकिन करते करते पिंकी से भी मुलाकात हुई और ऐसा जलिंग बैठा कि लगा कि शायद मतलब हमें कुछ बोलने की दरकार ही नहीं है। हम आपस में अच्छे से ऐसे जेल हो गए कि जैसे दूध और पानी, तो समझ में ही नहीं आया। तो लेकिन ये रिलेशनशिप, ये बिजनेस का स्वरूप लेगा ये नहीं सोचा था, बट शुरुआत तो दोस्ती से ही हुई थी। वेरी गुड। तो ये एक आइडिया, चलो आप उसी लाइन में थी, और पिंकी जी को ये तजुर्बा था कि कैसे इंपोर्ट करना है चीज़ों को, तो दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। आप तो जब तब छोटे रहे होगे, पढ़ रहे होगे। जी सर। आप एमबीए कर रही थी? हाँ, मैंने एमबीए कर रही थी। कहाँ से कर रहे थे आप एमबीए? एक्साई भुवनेश्वर से मैंने एमबीए किया है, बिजनेस मैनेजमेंट में मैंने एमबीए किया है, डबल मेजर डबल माइनर। ओके। तो देखिए, अब यहाँ पर एक आइडिया की शुरुआत होती है कि पैसे नहीं है, लोन लेना नहीं है, शायद वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिलता भी मुश्किल से है। बातें बड़ी बड़ी हैं कि हाँ जी स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, पर आपने सोचा कि बूटस्ट्रैप करना है बिल्कुल। और एक मॉडल मैं सिखाता हूँ,
बहुत लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा होता होगा, लेकिन मैं ये सिखाता हूं कि कस्टमर फंडेड बिजनेस कैसे करना, जहां पर ना आप लोन लें ना आप अपने शेयर बेच रहे, आपका कस्टमर आपको एडवांस दे रहा है और उस एडवांस से आप काम करके सप्लाई कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। बहुत मुश्किल है ये करना। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रोते हैं, जी बड़ा लोन हो गया, कर्जा हो गया। एक तो कल मेरे पास एक मैसेज आया, सर 2 करोड़ का मेरे पे कर्जा हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आखिरी मेरे पास रास्ता, मैं सुसाइड करने वाला हूं। तो मैंने कहा भाई सुसाइड मत करो, मैं तुमसे बात करूंगा, समझाऊंगा, हर चीज का एक रास्ता होता है निकलने का। तो जब इस सिचुएशन में लोग समझ नहीं पाते हैं कि कस्टमर फंडेड मॉडल होता क्या है, वहां पर इन्होंने जीरो से बिजनेस करके पहले साल प्रॉफिटेबल किया। कितना टर्नओवर था जी पहले साल आपका? 2.5 के आसपास, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ के आसपास। 2.5 करोड़ आप प्रॉफिटेबल थे आप उसमें? जी, वही सबसे ज्यादा खुशी की बात थी हमें। जब बिजनेस किया उसके बाद ही रियलाइज हुआ कि हमने प्रॉफिट किया है, मतलब हम सही जा रहे हैं, मतलब ये विश्वास आया उस टाइम। अच्छा मीनल, एक चीज होती है कि जब बिजनेस करते हैं तो एक तनख्वाह का फीम है कि सैलरी मिलती है, वो हर महीने एक आदत पड़ी होती है, तो ये एक रिस्क लगता है कि बिजनेस करूं तो ये सैलरी कहाँ से आएगी। तो वो आपको भी लगा होगा कि सैलरी कहाँ से आएगी और आई नहीं होगी शुरू में। जी, तो एकदम सही उस है। चैलेंज को कैसे आपने सॉल्व किया? आपके हस्बैंड, बच्चे सब उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, या आपको लगा होगा कि जो पैसों की जरूरत है वो कैसे पूरी होगी? उस समय घर में पूंजी की भी बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही थी, और उस समय पे हमने ये जो बिजनेस का प्रस्ताव रखा घर पे, तो पहले तो कंजर्वेटिव फैमिलीज नॉर्मली होती है, मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, तो उन्होंने ये चीज को सराहा कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, किंतु ये क्लियर था कि पैसे किसी के पास नहीं थे इसमें डालने के लिए। अच्छा। तो उस जगह पे फैमिली ने भी बहुत क्लियर बोला कि पैसे है नहीं, तुम बिजनेस कैसे करोगी। तो तब मैंने एक ही बात बोला, मैं शुरू तो करूं, कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, पहले शुरू तो कर लेते हैं, क्या आप मेरे शुरू करने पे कहीं पर आपको ऑब्जेक्शन है? तो उन्होंने बोला कि हर महीने तनख्वाह कैसे आएगी, तुम तो अभी और हर तनख्वाह महीने। कितनी थी आपकी? उस टाइम पे मेरी शायद 50-60 हजार के आसपास थी। 50-60 हजार सैलरी, वो बंद हो गया? वो पूरा बंद हो गया, मतलब ऑब्वियसली कुछ करने के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, तो वो हमने छोड़ा, लेकिन वो छोड़कर इस पे जाने के लिए जो एक समय था, वो समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला था हमारे लिए, क्योंकि उस समय पे घर पे तनख्वाह हमारी नहीं आने की वजह से जो घर के अंदर का माहौल होता है उसमें क्लेश होने के चांसेस ज्यादा है, किंतु मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे लड़के का सपोर्ट, मेरे सास ससुर का सपोर्ट बहुत ज्यादा था कि उन्होंने हमें बोला कि हमारे खानदान में किसी ने इस तरह से नहीं सोचा है, तुमने सोचने की हिम्मत की है तो तुम आगे बढ़ो, हम कोशिश करेंगे तुमको सपोर्ट करना। ये एक गुजराती फैमिली में, जो नॉर्मली हम लोग की हाउसवाइफ होती है गुजराती फैमिलीज में, ये थॉट प्रोसेस लाकर इसको बदलाव लाने के लिए ही मैं इसमें अपनी ऑनेस्टली सास को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, क्योंकि आज एक औरत ही दूसरी औरत को आगे बढ़ा सकती है। क्या बात कर रहे हो, सास तो दहेज के चक्कर में जलाती हैं, डांटती हैं, इतना भारी कलेश दुनिया में सास बहू का हुआ, आपका नहीं हुआ? क्लेश हमारे अपनी जगह पे थे, किंतु अच्छा। विचारों का समन्वय जो था वो हमारे घर में इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा अरे था। वाह। तो क्लेश कहाँ नहीं होता, बट इस जगह पे हमारा बहुत ज्यादा था कि उन्होंने बोला कि मैं चाहूंगी कि तुम आगे बढ़ो, तो जब उन्होंने ये शब्द बोल दिया तो मेरे लिए ना थोड़ी लड़ाई आसान हो गई। तकलीफ तो तब भी थी, लेकिन थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि काम करते वक्त घर का काम पूरा नहीं करके वहां करना, प्लस तनख्वाह नहीं लाना, ये जो छोटी छोटी चीजें जो रोज आपस में होती है, इसको करके जाना, तो तब वो हेल्प इतनी नहीं मिलती जितना हम सोचते हैं। तो ठीक है, वो भी एक समय था और थोड़ा सा जुनून था करने का, तो उसको पार करना ही था। और मेरे लड़के का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था, मेरा लड़का तब पढ़ाई कर रहा था, तो उसने मेरे को एक ही बात बोली कि माँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको मेरे ऊपर ध्यान देने की दरकार नहीं है, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। तो मैंने हर एक मेंबर का परमिशन लेकर ये बात चालू किया, तो तब मुझे पूरा सपोर्ट मतलब मिला उस जगह पर। तो परमिशन लेना चाहिए, हम लोग को आपस में डिस्कस करना चाहिए फैमिली में भी। यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं डिफरेंट ओपिनियन का हूँ। परमिशन नहीं लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। सही बात है, मैं फिर से रिट्रैक्ट करती हूँ उस शब्द को, आप सही बोले, बट हम लोग भी इतने यूज्ड टू हो गए ना एज अ गर्ल
कि हमें परमिशन लेने पड़ती है, तो हमारी आदत सी हो गई है परमिशन शब्द को यूज करने की। लेकिन आपने सही बोला, मैंने परमिशन नहीं, सपोर्ट ही मांगा था, और सपोर्ट मैंने लिया, और लेने के बाद मुझे सपोर्ट मिला। ये एक मेरे लिए बहुत ही क्योंकि अगर आप परमिशन मांगते और मना हो जाता तो आप आज इस जगह नहीं होते। तो एकदम आपके मन में अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बेटे के लिए, और मेरे कि ससुर जब के मेरा लिए। टाइम होता था तो इन्होंने मुझे रोक दिया, हाँ, तो ये आपको एक मन में हमेशा रिजेंटमेंट रहता, सही बात है। तो वो अच्छा नहीं है रिलेशनशिप। तो सारों ने योगदान दिया, जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब आते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हो, ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप बता दो। तो सर हम मोस्ट मतलब इंडिया में फ्यू ऑफ द मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम सॉल्यूशन हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गए। आजकल कोविड के बाद स्पेशली लोगों को इसका महत्व समझ में आने लग गया कि हम हर चीज़ ऑफलाइन नहीं कर सकते, हमें डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो एजुकेशन सेक्टर में डिजिटाइजेशन लाने का हमारा एक मकसद है, एक तरह से आप कह सकते हो, जहाँ पे हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इनेबल करते हैं कि वो ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस जाएं। एंड हम वो लोगों में से नहीं हैं जो एक दो प्रोडक्ट यहाँ से ले लिया वहाँ से लिया, हम सारे प्रोडक्ट खुद देते हैं। एंड मोर देन प्रोडक्ट, हम उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। आज अगर मेरे से कोई कस्टमर कॉल करके पूछता है कि उसे एक पैनल चाहिए, हम बोलते सर आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस देते हैं। तो हमारा वो एक्सपर्टीज है सॉल्यूशंस बनाने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना अब धीरे धीरे बहुत हद तक डिजिटाइजेशन आगे बढ़ गया है। एंड अगर आप इस सेक्टर में देखेंगे, मोस्टली जो कंपनीज है वो फॉरेन कंपनीज है। तो आज इंडिया में एक ब्रांड खड़ा करना 7 सालों के अंदर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। हमारे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, अनअकैडमी इज वन ऑफ आवर बिग क्लाइंट्स, IITs में हमने किया है, IIMs में किया है, गवर्नमेंट में हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। एंड हमने compete किया है उन बड़े शानदार ब्रांड्स के साथ। तो वहाँ पे हम बहुत गर्व लेते हैं कि हमने उनके साथ खड़े होकर टक्कर दी है और कहीं कहीं जीते भी हैं हम। तो यस, मेनली हम स्मार्ट क्लासरूम सॉल्यूशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड वर्चुअल क्लासरूम तो में जैसे फोकस ये करते हैं। स्टूडियो ये सब आप लोग करते हैं? यस सर, पूरा पूरा एंड टू एंड हम बनाते हैं। यस, वेरी गुड। आप सेल्स में हैं जी। और प्रोडक्ट आपका ब्रांड नेम क्या है? एकिन, EKIN। एकिन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलता। तो हमारा ये मकसद था कि हम जो सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट में इतना पेचीदा सब कुछ बन गया है, उसको सरल कैसे किया जाए, यही हमारा मकसद है। तो आज के डेट में हमारा सोल्यूशन जो बनता है वो भी उसी के अराउंड ही बनता है, सरलता से। मतलब आप ये एक बटन से कैसे खत्म कर सकते हो, या आप ये स्विच ऑन कैसे कर सकते हो, मतलब अगर मैंने एक स्विच किया तो क्या सब कुछ चालू हो सकता है कि नहीं, मतलब उस तरह की थॉट, उस तरह की विचार पूरा हम सोल्यूशन में लाते हैं, जिससे ये सरलता सबको मिले। तो जो यूज करेंगे उनको ये चीज डर न लगे इससे। ये चीज टेक्निकल है तो टेक्निकल वर्ड शब्द के साथ ही डर भी आता है, तो ये डर को हटाने का जो प्रोग्राम है, यही हमारा पूरा मकसद है। इसीलिए हमने नाम भी एकिन रखा, जिसका मतलब है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सरलता। और इस सरलता से हम खुद भी सोचते हैं, अपनाते हैं और सोल्यूशन भी देते हैं, और हमारी डाउनलाइन टीम भी सिर्फ यही भाषा पे बात करे। आप सेल्स में निकली, एक फीमेल सेल्स पर्सन, एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेने, IIT से प्रोजेक्ट लेने, मेरा ख्याल है आपके सारे इस फील्ड में सब मेल डोमिनेंसी है, वुमेन है ही नहीं, मैक्सिमम में नहीं है। तो आपको क्या, जब आप बेचने गई ऑर्डर लेने, तो क्या क्या तकलीफें आई, क्या चैलेंज आया एज ए वुमन? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं चैलेंज को ज़्यादा देखने की जगह पे एडवांटेज भी बोलूँगी, क्योंकि एज अ वुमेन सेल्स पर्सन जाना लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि उनको कोई ऐसा शब्द बोल रहा है। तो हमारे, मुझे लगता है विमेन में हमारी एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं, यानी कि दूसरों को समझने की शक्ति। ये एक नारी शक्ति का खुद का एक गुण है। अगर ये शक्ति को हम सही ढंग से उपयोग करें तो हम अपने कस्टमर का सबसे ज्यादा भला कर सकते हैं। तो अगर हम जाकर सेल्स में बात करते हैं तो उससे कस्टमर को ऐसा फील होता है कि हम उनके होकर बात कर रहे हैं, और जब हम उनके होकर बात करते हैं ना, तब उनको अपने आप हम पर विश्वास आता है, और विश्वास जब आता है तो बिजनेस अपने आप आ जाता है। यही एक छोटा सा ट्रेट था जो मुझे अपना एडवांटेज लगा। चैलेंजेस हमारी बहुत थी,
क्योंकि उस समय न ही सुविधाएं थी, न ही संजोग थे। आज के डेट में ट्रेन बस से सब जाते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें फेस होता है कि हम बाथरूम कहाँ जाए, क्योंकि हम सेल्स कॉल पे निकलते हैं तो हमें कहीं पर भी लोकल टॉयलेट नहीं निकलता है। आज आप बिहार जाओ तो आपको सुलभ शौचालय और बहुत सारी चीजें मिलेगी। अब वो सुलभ शौचालय काफी जगह पे फेमस हो गया, लेकिन उस समय तो ये सब था ही नहीं। उस समय 2017 में हाँ, मैं बता रही हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी क्योंकि हम लोग का जो काम था वो सिटी में से कम BC D क्लास सिटी, यानी कि जो छोटे शहर है वहां पर जाकर काम करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और वहीं से हमारी शुरुआत हमने की, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था कि जो चीज हम फेस कर चुके हैं हमारे सामने बहुत सारे लोग और कर ही रहे हैं। तो हम सरलता की अगर बात करें तो जहाँ पे सबसे तकलीफ है वहां से शुरू करें तो अपने आप वो सरलता आगे तक आ जाएगी। तो हमने इसलिए शुरुआत BC D E क्लास सिटी से किया, तो ताकि हम छोटे छोटे शहर में जाकर जब बात कर रहे हैं तो वहां पे ये सुविधाएं नहीं मिलती। वहां पे हमें बस, ऑटो, रिक्शा, ट्रैवल भी वैसे ही करना पड़ता है। तो उस जगह पे ये सब चीजों को, धूप छाँव कुछ भी बोलो, खाना पीना ये सब ठिकाना हमारा रहता ही नहीं था। लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी खुद के मन के साथ, खुद के बॉडी के साथ और खुद के विचार के साथ बहुत जरूरी है अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हो। नहीं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होंगी तो आपको हर जगह कंप्लेंट्स लगेंगे, और हमें वो हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। तो जहाँ पे ये चैलेंज था तो वहां पे हम, शर्म नहीं आती थी, दुकान में घुसते थे तो एक मोबाइल की दुकान में भी हम जाके पूछते कि सर हमें अगल बगल में कहीं बाथरूम हो तो बताइए। तो वो बताते थे कि भाई देखिए हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आप आगे वाले दुकान पे जाओगे उनका एक खुद का पीछे में एक बाथरूम है, तो आप वहां यूज कर सकते हो। तो उस जगह पे हम उस पीछे जाकर हम वो बाथरूम यूज करके आते थे। तो इस तरह से तो हमने अपना सेल्स का पूरा एक एक चीज किया है। तो तब जाके एक फील होता है कि भाई अगर ये सब छोटी छोटी तकलीफें हम याद रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये तकलीफें हम भूलते भी नहीं है, क्योंकि इसी से हम जमीन पे रहते हैं, ये यहीं से तो बड़े हुए हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज की डेट में भी 26 करोड़ वाली कंपनी, 60 से 70 लोग के ऊपर हमारे कंपनी के पेरोल पे होने के बावजूद भी हम आज भी फील्ड में काम कर रहे हैं, खुद जाते हैं, खुद काम करते हैं, खुद बात करते हैं, खुद समझते हैं और खुद उसमें घुसकर उसको सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसा है कि ये लोग बोलते हैं ना, मैनेजमेंट में आने के बाद हम मैनेजर बन जाते हैं, तो हम ग्राउंड रियलिटी भूल जाते हैं। तो उस जगह पे मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। मैनेजमेंट भी हमें सीखना है और हम वो भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अगर जमीन से जुड़े हुए रहेंगे और हमारे वीकली मंथली कॉल्स खुद के भी होने हुए, अगर वो होते हैं तो 100% हम कभी भी सक्सेस को सिर पे नहीं चढ़ने देंगे। बिकॉज औरतों का इमोशनल होना इज अ वीकनेस, क्योंकि लोग आंसू को वीकनेस बनाते हैं और मैं आंसू को स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ। और उसी की वजह से मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि अगर मेरे आंसू को देखकर खुशी के आंसू भी तो हो सकते हैं, हम क्यों दुख के आंसू की ही बात करें। तो मेरे लिए आंसू का मतलब है खुशी, और अगर आंसू के साथ मैं खुशी को जोड़ती हूँ तो मेरे लिए वो फील्ड की जितनी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस फिर बचती नहीं है, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपने हनी देखा मदर को काम करते हुए, बड़ी मेहनत उनकी भी लगी होगी इस तरफ। डेफिनेटली। वो कोलकाता से मूव हुई जयपुर की, उनके पास पूरी सपोर्ट वहाँ थी, यस। बहुत सारे फैमिली मेंबर, हाँ, चाचा था, वो सब लोग उधर ही थे। तो उनको ये ठीक लगा कि इधर आप लोग सेटअप अपना लगाएं, जी जी जहाँ जी। पे पार्सली मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंपोर्ट हो गई, असेंबली हो गई, वो सारी वहाँ चल रही है। हाँ बिल्कुल। तब आप पढ़ रही थी या घर पे थी जब शुरू हुआ? सर जब एकिन स्टार्ट हुआ था तब मैं इंजीनियरिंग बस ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म होने वाली थी, फिर बीच में मैंने 1-2 साल जॉब किया था MBA के पहले। तो उस समय डेफिनेटली शुरुआत के समय एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था, बिकॉज हमारे फैमिली में भी ये फर्स्ट था। एंड जैसे मिनल मैम ने भी बताया, एक वुमेन के लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो बहुत सपोर्ट लगता है पूरे फैमिली का। एंड हम भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि आज मम्मी की, मदर की इम्पोर्टेंस आप किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा टाइम नहीं हो रहा था, बिकॉज उनको दोनों चारों जगह टाइम देना था, परिवार को संभालना है, बड़ों को, छोटों को, और जॉब भी करनी है। यहाँ पे अपना स्टार्टअप पूरा एक शुरुआत से स्क्रैच से लेके जाना ईजी नहीं होता।
तो डेफिनेटली बहुत सारे मतलब मेरा भी थोड़ा सा मैं ट्राई करती थी कि मैं थोड़े से छोटे भाई बहन को मैं संभालूं, मैं जितना भी सपोर्ट थोड़ा सा भी कर सकती थी आई यूज टू ट्राई कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा यहाँ हेल्प कर दूं, बट उन्होंने जो साहस दिखाया उस समय वो अनकम्पेरेबल है सर। तो एक तरफ तो आपने जॉब छोड़ी कि वो सैलरी की सेक्रीफाइस वो नहीं आ रही है, दूसरी तरफ कैपिटल लिए शुरू करने के लिए या तो बड़े बड़े हार जाते हैं। अक्सर 90% लोग इस एक्सक्यूज से आते हैं हमारे पास पैसा नहीं है जी, पैसे के बगैर धंधा कैसे होता है। जबकि मैंने तो बहुत वीडियो बनाया, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, आपने भी देखा होगा। तो आपने वो एक प्रूव करके दिखाया कि बगैर कैपिटल के कस्टमर फंडेड मॉडल से, तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि कस्टमर एडवांस दे देंगे? वो कॉन्फिडेंस देते नहीं है एडवांस, यहाँ तो लोग 90-90 दिन के उधार में मरे पड़े हैं, उस वजह से उनके बिजनेस कैश सेल्स बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, कैश फ्लो नहीं है, उस वजह से बिजनेस बंद हो रहा है। वो कैसे आपने, बहुत लोगों को ये गाइडेंस लगेगा, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि ये कैसे आपने आइडिया आया कि हम बगैर कैपिटल, बगैर लोन के और कस्टमर से एडवांस लेके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे। नहीं, ये आइडिया मैं नहीं बोलूंगी, ये हमारी मजबूरी थी। हमने सोच लिया था कि हमें नहीं लेना है, क्योंकि आज की डेट में हम जिस रास्ते पे निकल पड़े थे, हमें खुद को भी नहीं पता था कि आगे क्या है। तो उस जगह पे वो लोन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि आज की डेट में नीयत साफ है, किंतु साफ नीयत खाली काम नहीं आती है, आपको तो वो लोन चुकाना पड़ेगा वापस। और अगर वो हम चुका नहीं पाए, तो हमारी फैमिली ने बहुत क्लियरली हमें बताया था कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, आप अगर कर रहे हो तो अपने बलबूते पे कर रहे हो। तो उस जगह पे ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वो चीज उस तरीके से करें ताकि ऐसा ना हो कि हमें हमारी फैमिली को भी किसी पचड़े में हम डाल दें कोई गलत करके, या हम कुछ ऐसा काम कर लें कि जिससे सबको प्रॉब्लम आ जाए। तो ये एक बहुत एज इट इज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज जैसे हम घर संभालते हैं, हमने उसको एक बिजनेस संभालना है उस तरीके से देखा। अगर घर पे अनाज नहीं हो तो घर पे खाना किस चीजों से बनना चाहिए, अगर ये हमें आता है, तो बिजनेस में भी हमको कैसे बिजनेस को चलाना है उसका रास्ता 100% निकल सकता है। ये सिर्फ सोच नहीं है, मतलब ये एक सोच के ऊपर विचार करने वाली बात है कि अगर हम अच्छी अच्छी चीजों को लेकर अच्छा पकवान बना सकते हैं, तो अच्छी चीजें बिना भी आज बहुत अच्छा पकवान बन सकता है। वो चीज का जो है वो आर्ट इज ऑफ कुकिंग। तो वो कुकिंग का जो एक आर्ट होता है, यही चीज हमने एक्चुअली हमारी लाइफ में यूज किया कि आज अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें वो आर्ट को अप्लाई करना है। आज हमें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, लेकिन उस इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं है तब भी अगर मुझे खाना परोसना है तो हम कैसे परोसे। तो वो थॉट प्रोसेस से हमने अपना देखना चालू किया और हमें अपने रास्ते निकलते दिखे। तो ये नहीं बोला कस्टमर से कि भाई तुमसे क्यों लूं एडवांस देके, तुम लोग नए हो, मैं ऐसा किसी और से ले लूंगा, 100% बहुत से वो लोगों ने उधार दे बोला। रहा है, वो आए 100% चैलेंज। 100%, क्योंकि लोग वहां पे उधार दे रहे थे और हमें कोई एडवांस देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा समय कई जगह पे आया, किंतु मुझे बहुत विश्वास है दुनिया पे और दुनिया के लोगों पे। आज के दिन में भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया और हम पर भरोसा किया। प्रॉब्लम है हमने मांगा ही नहीं था। हमने जब मांगना चालू किया तो कस्टमर को भी लगा कि हाँ ठीक है, तो हम बड़ा नहीं मांगकर हम छोटा मांगते हैं, हम शुरुआत छोटे से करते हैं। एक सक्सेस करेंगे, एक उधारी कस्टमर से लेंगे और कस्टमर को उसका जवाब सही तरीके से पूरा देंगे, ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, तो कस्टमर अपने आप उसका विश्वास जीतते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमने वो विश्वास जीता। तो ये एक प्रोसेस है, ये मैजिक नहीं है, इसको धीरे धीरे ही करके बनाना पर वो एक चाहिए। बिलीव था कि मांगेंगे तो belief था, मिलेगा। मांगेंगे तो मिलेगा, ये बहुत बड़ा बिलीव था। बिकॉज आज की डेट में एज आई सेड कि जब मजबूरी थी तो कुछ बोलना ही नहीं था। हाँ, तो जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या सोचोगे, क्यों सोचोगे? लोग अक्सर बैठ जाते हैं पैसा नहीं है इसलिए शुरू नहीं करेंगे, या सीधा शुरू ही लोन से करते हैं कि दूसरा उधार दे रहा तो मैं भी दूंगा। और यहाँ बहुत लोग फंस के आते हैं कि पेमेंट मिल नहीं रहा टाइम पे, बैंक का लोन हो गया, और फिर सोचते हैं कि हम फंस एकदम। गए, सुसाइड कर लें। और सर मैं आपको एक बताऊं, मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ जापानीज सेंजू की बुक की। तो उसमें ना बताते हैं कि ये जब आप युद्ध पे लड़ते हो तो युद्ध करना तो बहुत अच्छा है, भाल तलवार सब मिलता है, औजार मिलते हैं लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत कम है कि हम बिना तलवार लिए भी युद्ध जीते। तो मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि हम ये युद्ध कर रहे हैं, बट हमें तलवार भाले यूज नहीं करने हैं, हम सच्चाई और सरलता के साथ जीतेंगे।
आपने मुझे बताया था कि आपको रॉकेट सिंह बोलते थे लोग, वो क्या, क्यों बोलते थे? क्योंकि ऐसा था कि हम लोग जब एक सेल्स की 2-3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक, आपको अच्छा बोलना चाहिए, दूसरा सच्चाई होनी चाहिए आपकी बात पर, क्योंकि आप एक बार झूठ बोलोगे लेकिन 2-3 बार के बाद आपको कोई विश्वास नहीं करेगा, तो सच्चाई बहुत जरूरी है। तीसरा, आपका फॉलो करने का जो एक आर्ट होता है कि एक सेल को एंड तक फॉलो करना चाहिए और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लेवल पर ले जाकर उसको फिर उस पर निकलना चाहिए। तो वो एक स्ट्रेंथ थी जिससे जब हम केस में घुसते थे तो मार्केट में धीरे धीरे करके ये फैल गया कि अगर ये घुसती है तो ये निकाल के लेके आएगी, इसको कोई छोड़े, मतलब ये छोड़ेगी नहीं उस केस को। तो ये ऐसा मेरा सब इम्प्रेशन हो गया था, सही गलत मुझे नहीं पता, बट लोग मानते थे कि ये विमेन रॉकेट सिंह है, मतलब ये जाती है तो ये करके लाएगी, ये कुछ छोड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी रोल आता है कि प्रोडक्शन का सपोर्ट, जो आपको यहाँ से मिल रहा है, एकदम। जयपुर से। आप बैठे हो ईस्ट कोलकाता, वहाँ बड़े बड़े ऑर्डर लेके आ रहे हो, तो एक्चुअली आपको बड़े बड़े प्रॉमिस करने पड़ते होंगे, इस टाइम पे डिलीवरी मिलेगी, ये मिलेगी। वहाँ से ये सपोर्ट कैसे वर्क करता है आपके लिए राजस्थान से? सो मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान मानूंगी कि समझ। आज अगर पीछे कुछ गलत हो रहा है या मतलब कुछ रोक आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो अगर सामने से अगर हमें बताया जा रहा है तो हम फ्रंट में उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो समझ और कम्युनिकेशन गैप जो नहीं होने की वजह से हमारा सक्सेस उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आज की डेट में 2 अलग टेरिटरीज है। तो राजस्थान में बैठकर एक चीज को खड़ा करना और वहां पे जो चैलेंजेस फेस कर रही है, वो मैं इस तरफ कलकत्ते में बैठकर क्या अनुमान लगाऊं, इट इज लगाना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि ये चैलेंज है, तो वो चीज को मैं समझकर इसको कैसे यहाँ किया जाए हम डिस्कस करते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है। तो ये तो सेल्स ले आई, अब आपकी मम्मी को वहाँ पर प्रोडक्शन करनी है जी सर, या चाइना से माल मंगाना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे शुरुआत में ये सारे चैलेंज हल हुए कि चाइना से इंपोर्ट करो या असेंबली करो? नॉट इजी, आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। तो स्टार्टिंग में हमने स्टेप बाय स्टेप लिया था। स्टार्टिंग में हमारा खाली इंपोर्ट था। अब इंपोर्ट में भी यहाँ बैठे बैठे चाइना वालों से कोऑर्डिनेट करना है, उनसे चीज़ें, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा लेना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 2-3 बार उन्होंने, वो चाइना गई थी, उन्होंने अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस किया कि बहुत दूरदर्शी विजनरी है वो। तो वो क्या होता है, आज जनरली हमने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जब मार्केट में हम लेके आए थे, उस समय बहुत कम कंपनीज थी। आपको इंडिया में उस समय 1-2 बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, उसके अलावा इंडियन कोई नहीं था उस समय मार्केट में। तो एक उसी समय एक थॉट था उनका, एक विजन था कि यार ये पैनल का जो मार्केट है ये आगे जाने वाला है। तो हमने उससे शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे हमने समझा कि अच्छा इसके साथ ये 4 चीज़ें लगती है, तो हम एक चीज़ क्यों दे, पूरा सोल्यूशन कस्टमर को देते हैं। फिर धीरे धीरे हम वो लेके आए। तो हमने आज की डेट में चाइना में एक नाम है हमारा भी, जो भी वहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं हमें जानते हैं। फिर एक पॉइंट आया जब हमें लगा कि यार ये तो हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पे कुछ असेंबल करें। तो आज के डेट में जो हमारे पास कैमराज है, उसमें से 50% चीज़ जो है वो मेक इन इंडिया है। वो हम यहाँ पे पूरी, हमने जयपुर में असेंबलिंग फैक्ट्री सेट की है कैमराज के लिए। और इनफैक्ट सेकेंड स्टेप हमारा था असेंबलिंग। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टेप लिया। आज डिजिटल पोडियम इंडिया में आपको बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। हमने 200-300 डिजिटल पोडियम्स के पूरे कस्टमाइज सोल्यूशंस बना के दिए कस्टमर को। गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया है हमने। वो स्टार्टिंग से स्क्रैच से उसका मॉडल कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें। तो आज के 7 सालों के अंदर इंपोर्ट से लेकर फिर खुद की असेंबलिंग यूनिट खड़ी करनी, फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कुछ हद तक खड़ा करना, ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी बात है। आज हमने प्राउडली हम बोल सकते हैं कि हम मेक इन इंडिया हैं एंड हमने सारी चीज़ें खुद से हम कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली सर एक अब ये तो हो गया जयपुर राजस्थान, अब जी। आप आ गई बॉम्बे में, जी। आपकी हो गई मैरिज, यस सर। शादी हो गई। तो आपको आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? वो अभी ICICI बैंक में काम करते उनकी हैं। जॉब है हाँ, उनकी जॉब है, वो जॉब। और आपका बिजनेस है। जी जी तो जी। ये भी कॉम्बिनेशन थोड़ा सही नहीं होता है कि जॉब वाला बंदे की जॉब मेंटेलिटी होती हाँ, है और आप है बिल्कुल बिजनेस फैमिली से, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूंगी, बिजनेस करूंगी। जी जी जी। उस डिसीजन में उनका सपोर्ट या ऑब्जेक्शन क्या रहा?
नहीं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को, एंड वो खुद भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ही इज ऑल्सो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन। अब जॉब तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी बहुत अच्छी कि मेरी मदर थी, एंड मैंने इन दोनों से बहुत इंस्पिरेशन लिया है। तो मेरे पास एक था कि ठीक है, स्टार्टर में मुझे किक स्टार्ट मिल गया। उनके पास वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसलिए वो नहीं कर पा रहे, बट वो खुद बिजनेस ओरिएंटेड है तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब। एंड डेफिनेटली आज एमबीए के बाद मेरा अच्छा खासा जॉब था, मतलब अच्छी इनकम थी, वो छोड़कर इधर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था वो डिसीजन। बट लगता है जब इन दो एग्जाम्पल इतने स्ट्रांग थे ना मेरे लाइफ में मेरी मदर और मिडिल मैम, तो उनको देख के यार वो आया कि नहीं यार करते हैं कुछ तो अच्छा करेंगे, कब तक जॉब में रहेंगे। और अब आप क्या हिस्सा बिजनेस का प्रोडक्शन असेंबली मदद देखती हैं? जी सर, जी जी। आप बॉम्बे में क्या देख रहे हो? मार्केटिंग देख रहे हो, फाइनेंस देख रहे हो, प्रोसेसेस देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो? सर देखिए, मेरे ख्याल से फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स लाइक अ बैकबोन फॉर एनी कंपनी। जब हम शुरुआत करते हैं स्टार्टअप में तब इतना पता नहीं चलता, 5-10 करोड़ तक चीज़ें चल जाती है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, पैसा आज एडवांस हम ले रहे हैं, बट फिर भी मान लीजिए 5-10% कस्टमर होते हैं ऐसे जो नहीं करते और बड़े अकाउंट है और उनको उधारी देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि फाइनेंस में हमें थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब हम पार्ट लेते हैं, उसमें भी अगर 4-5 करोड़ के सिंगल प्रोजेक्ट्स में हम पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें कैसे मैनेज करना, मुझे पीछे से माल भी खरीदना है, मुझे असेंबलिंग भी करनी है, मुझे उसको डिलीवर भी करना है, और मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो वहां पे आप कैसे मैनेज करते हैं अपने पैसों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो मेरा कुछ हद तक फाइनेंस में मैं मेजर उसमें अभी फोकस करती हूँ। हमारा कैश फ्लो क्या, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ हो रही है, खर्च आज इतने सारे प्रोडक्ट लाइन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, उसको चेक करके बैक टू बैक एक बात बार बार जो सेल्स पर्सन है, सीनियर्स, उनको बताना कि हाँ भाई ये इस पे फोकस कर सकते हैं हम, या ये कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, अब धीरे धीरे हम एचआर डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, सपोर्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जैसे फाइनेंस में होता है वैसे शुरुआत में इतना स्ट्रक्चर या प्रोसेस हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में एक दो लोग होते हैं। अब आज के डेट में हमारे पास 10-10 लोग हैं डिपार्टमेंट में, तो उसमें बहुत जगह एक प्रोसेस बैठाना कि भाई एक तो हो गया भाई इनफॉर्मली हम चीजें बातचीत में फ्लो में कर रहे हैं, बट एक है कि प्रोसेस बैठाइए, आप गाइडलाइंस बनाइए, आप टीम को समझाइए कि ये प्रोसेस है, ये दे दिया अपन ने, इसके हिसाब से आपको चलना है। तो मेरा एक फाइनेंस में रोल है, और दूसरा मैं प्रोसेस मैनेजमेंट में बहुत फोकस करती हूँ। मैं पुश करती हूँ कि भाई जो भी चीजें हो प्रोसेस में हो क्योंकि आज 2 सीनियर मोस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो फील्ड पे है, मिडिल मैम फील्ड पे है, मेरी मदर सारे प्रोडक्शन वो सब देख रही है। तो बैकएंड पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी है अभी मेरे लिए। तो मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का हमने स्ट्रक्चर किया, हमने प्रोसेसेस बैठाए, हर चीज का मेरे हर डिपार्टमेंट का ना एक प्रोसेस है, ये एक मैनुअल्स है हमारे डिपार्टमेंट्स में। फाइनेंस में भी वीकली मीटिंग्स होती है, वीकली हर पूरी टीम के साथ मैं खुद टीम को लेके बैठती हूँ कि भाई कहाँ इश्यूज आए, इसको कैसे रिजॉल्व करने। 10 इश्यूज में से 5-6 मैं खुद करती हूँ, 2-3 मैं इधर लेके जाती हूँ कि आप बताइए अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक वीकली टीम को वो मोटिवेट करते रहना, ड्राइव करते रहना, मेरे ख्याल से मेरा एज ऑफ नाउ मेजर रोल वही है। ये टीम तो में उधर है जयपुर में, जी जी और जी आप बॉम्बे हो, जी। तो ये वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब चल सर रहा वही है। हमारा धंधा ही वही है, हम उसी पे फोकस करते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात है कि सेल्स हो रही है कोलकाता से, प्रोडक्शन हो रही है जयपुर से, और फाइनेंस और सारी टीम का मैनेजमेंट और प्रोसेस हो रहे हैं बॉम्बे से। ये आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये नारी शक्ति देख के तो बहुत ही इंस्पिरेशन आपको भी मिल रही, मुझे तो मिल रही है, आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है। और साथ में इनकी जो वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट है, अगर जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, जो क्लासरूम या स्टूडियो सेटअप, आजकल कंटेंट का बहुत बड़ा जोर है, कंटेंट इकॉनमी बहुत बढ़ रही है, हर एक को स्टूडियो चाहिए, हर एक को कैमरा चाहिए, माइक चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट है, ज़रूर देखिएगा, और वहाँ से आपको जो कोई भी प्रोडक्ट समझ में आए तो आप बेधड़क होके तजुर्बा की गारंटी के साथ आप खरीद सकते हो उसको, क्योंकि ये तजुर्बा के मेंबर भी हैं हमारे, और तजुर्बा में जो मेंबर हैं सब अच्छे हैं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं। तो जो फाइनेंस का चैलेंज बहुत लोगों को आता है जी। बड़े बड़े बिजनेसेस कोलैप्स हो जाते हैं कि कैश फ्लो, उधारी, लोन ज़्यादा ले लिया,
तो ये सारी चीजों को आपको इतनी यंग एज में समझ कैसे आई? अभी तो मेरे पास कई कई आते हैं कि उम्र होगी 50, 55, 60 और उस उम्र में आके कोई बड़ा लोन ले लिया, बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब कर ली, फिर सारा बिजनेस कोलैप्स होने लग गया, कैश फ्लो नहीं है प्रोविडेंट फंड भरने का, सैलरी भरने का। बिल्कुल ये आपको किसने सिखाया था? सर, मैंने ये सारी चीज़ें मेरी मदर से ही सीखी है, क्योंकि बचपन से एक फाइनेंस हर जगह होता है, अपने पर्सनल लाइफ में भी होता है, ऑफिशियल लाइफ में भी होता आप है। मारवाड़ी हो क्या? हाँ, बढ़िया है। तो आपके तो डीएनए में है सारा पढ़ता सिस्टम और हाँ, तो आपके पूरे पूरे फैमिली में चलता है एग्जैक्टली कि वही, प्रॉफिट निकालना जरूर है, बस चाहे बस कितना सस्ता बेचो, कुछ भी करो, पर पढ़ता जरूर आना चाहिए। जी जी जी। तो डे वन से मैंने उनको पहले पर्सनल लाइफ में वो जैसे हर चीज़ें अपनी, जब तक बिजनेस की समझ नहीं आई थी, बचपन से जो मैंने देखा है कि वो घर का हिसाबदारा कितने सटीक तरह से उनको हर चीज़ का वो रहता था कि भाई इसमें ये चीज़ें, तो वहाँ से धीरे धीरे ना अनकॉन्शियसली मेरी वो फाइनेंस को लेके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग गई। फिर बिजनेस में आने के बाद जैसे कि डे वन से इन्होंने बताया, हमारा मॉडल था कम्प्लीटली एडवांस। तो वहाँ पे आज अगर मैं अपनी बैलेंस शीट की बात करूँ, हमारा टर्नओवर भले ही 25 से 30 की रेंज में है, बट मेरी बैलेंस शीट में हमारा एसेट के अगर आप देखेंगे ओवरऑल अच्छी कंपनी 100 CR वाली कंपनीज की भी जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, उनमें वो एसेट रेशियो आपको नहीं दिखेगा जो हमारी कंपनी में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से वही वो फोकस किया है। आज बिना लोन के इतना आगे आना सर, डेफिनेटली वो बहुत जगह स्ट्रगल भी होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है, एक डेस्परेशन रहती है कि यार अगर मैं ना वो 2 करोड़ या 1 करोड़ का भी फंड ले लूँ या लोन ले लूँ तो चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी। मेरे को ना कस्टमर को नहीं बोलना पड़ेगा सर 2 दिन और ना मुझे बार बार पैसे के लिए वसूली करनी पड़ेगी। बट हमारा ये नियम है कि हर वीक हम भाई जितनी भी उधारी है वो लेकर बैठते हैं सेल्स पर्सन के साथ कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड वो प्रेशर रहता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें पता है कि यार उधारी नहीं लेनी है, किसी से पैसा नहीं लेना, ना बैंक से लेना है, तो कहाँ से आएगा पैसा? कस्टमर से आएगा, उनसे मांगते हैं, उनको भी, एंड वो भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा बात नहीं है, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई अच्छे लोग हैं दुनिया में और आप जो चीजें मांगेंगे आपको मिलेगी, बट आपको वो खड़ी होके बोलना पड़ेगा कि यार मुझे मेरे टर्म्स ऑफ बिजनेस यही है। अब तो धीरे धीरे टाइम के साथ जब एक हमारा भी एक ब्रांड वैल्यू हो गया तो चीजें बहुत इजी हो गई पहले से, बट स्टार्टिंग में बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो फाइनेंस मैनेज करना, एडवांस लेना। अब धीरे धीरे कस्टमर फिर भी कहीं ना कहीं राजी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो एडवांस में हम कर देते हैं, बट पहले बहुत डिफिकल्ट था। और हमारा एकदम क्लियर फोकस है कि सारी चीजें ठीक है, और एक थंब रूल जो हमारी कंपनी का है ना, अगर हमने 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से 10 रुपए तो मुझे टीम को देने हैं। ये नहीं कि भाई 100 रुपए कमा लिए तो सब लेके हम रख लिए और बस अपने किए जा रहे हैं। हमेशा से ये रहा है कि आज हमारी एकिन फैमिली है जो हमारे लिए हमारे साथ दिन रात वो अपना लाइफ का दे रही है, तो अगर 100 कमाए हैं तो एटलीस्ट 10 रुपए तो हम उनको दें। ये बहुत कैसे देते हो, क्या करते हो? सर हमारा वीक हाँ वीकली नहीं बोलो, जैसे कि क्वार्टरली हमारा रिव्यूज होता है और अप्रेजल रहता है। अप्रेजल मोस्टली कंपनीज क्या करती है, खाली सेल्स पर्सन को देती है, इजी है, 10 नंबर मिल गया हमें, उसके हिसाब से ब्रेक इवन निकाल के हमने दे दिया। बट हमारा खाली सेल्स पर्सन पे फोकस नहीं रहता, क्योंकि आज सेल्स पर्सन माल बेच रहा है, उसके पीछे लॉजिस्टिक भी रहता है, टेक्निकल से रहता है, सपोर्ट रहता है, HR डिजिटल सब रहते हैं। तो हम हर डिपार्टमेंट पे फोकस करके उनकी परफॉर्मेंस, हमने मैट्रिक्स बना रखा है कि भाई ये 10 फैक्टर्स हैं, या जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये 10 चीज़ों पे हम अपने इस डिपार्टमेंट को जज करेंगे और इस इंसान को जज करेंगे। तो उसके हिसाब से हर क्वार्टर एंड पे हम उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं डिटेल्ड में, और उसके हिसाब से 1% रहता है कि हाँ भाई ऑन अ स्केल ऑफ 5 to 10 अगर आपने बहुत अच्छा किया 9.5 तो आपको X% मिल रहा है आपकी सैलरी का। अगर आपने कम किया तो भी आपको कुछ परसेंट तो मिल ही रहा है आपकी सैलरी का। तो इससे क्या होता है सर, एक सैलरी तो डेफिनेटली वो काम कर रहा है, बट आज एक अपना समझ के काम करने वाली जो फीलिंग है ना, आज मेरी टीम में हर एक जन में वो फीलिंग है। मोस्टली लोग ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि वो उनका खुद का काम है, वो एक उनको ड्राइव करता है। हम बहुत विश्वास रखते हैं अपनी एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को बार बार एक थैंक यू हम खुद, मतलब सीनियर्स, मेरी मदर, ये इन लोग खुद इतने बार टीम को थैंक यू बोलते, उनकी अप्रिशिएशन करते कि हाँ भाई ये काम आपने अच्छा किया तो आपका ये हक बनता है। तो वो बहुत मेरे ख्याल से टीम, अगर 2 जन कभी कंपनी नहीं चला सकते, आपको पूरी टीम चाहिए। 60-70 लोगों की टीम है, कल को वो 100, 150, 200 पे जाएंगे, तो जब तक हर एक इंसान में वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, वो ड्राइव नहीं रहेगा कि हाँ भाई मेरे को एकिन को टॉप 3 में पहुंचाना है,
तब तक वो नहीं पॉसिबल होगा। हम लोग तजुर्बा में जैसे एक बहुत बड़ा विजन लेके चले हैं कि 500 आईपीओ लाने हैं सभी के, और तकरीबन 250 लोग हमारे ग्रुप में हैं जो आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है 500, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, बहुत बड़ा विजन लेके चले। आपका आईपीओ को लेके क्या विजन है? सर आईपीओ डेफिनेटली हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। जैसे कि आपने भी काफ़ी गाइडेंस दिया था कि क्या क्या चीज़ें फिनेंशियली हमें सही करनी है, ऑनलाइन कैसा प्रेजेंस होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बट 2 साल का हमने एक टारगेट लिया है कि भाई 2 साल में सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट करके हम एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे कि हम एक आईपीओ ला पाए। आपकी कंपनी क्या नाम है? एनसोनिक कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। एनसोनिक कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, याद कर लीजिएगा। जब भी आईपीओ आए तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। सो मैडम, आपकी तरफ आप काफ़ी, जो मुझे पिछले आधे घंटे की बातचीत से लगा है, यू कम आउट वेरी स्ट्रांग वुमेन। आपने घर भी देखा, फैमिली का सपोर्ट लेके भी नौकरी छोड़ के, वो बड़े बड़े आदमी लोग नहीं कर पाते हैं। एज ए फीमेल आपने वो स्टेप लिया और कदम रखा सेल्स की दुनिया में। घर से बाहर निकल के दूर दूर ऐसी जगहों पे जहाँ आपने बताया कि बाथरूम की प्रॉब्लम, टॉयलेट की प्रॉब्लम, उससे भी बहुत से लोग डर जाते हैं। क्या मैसेज देंगी वुमेन जो ये देख रही हैं अपनी ज़िंदगी में? वो जो हस्बैंड से पूछना, बच्चों से पूछना, सास ससुर से पूछना, और फिर घुट घुट के किचन में ज़िंदगी गुजारना, उनके लिए एक जरा स्ट्रांग मैसेज दीजिए। सर मुझे एक ही चीज़ बतानी है। मैं तो जो बात कर रही हूँ तो उसे पूरा अप्लाई करती हूँ। तो मेरे घर में मेरे लड़के की शादी हो गई है, तो मेरी बहू भी है। अच्छा, तो सास भी है, आप भी सास हो, तो आप बहू भी हो, सास भी हो? मेरी सास अभी गुजर गई है, अच्छा। बट हाँ मैं सास हो गई हूँ। ओके। मेरे पास मेरी बहू भी है। तो जब मेरी बहू घर पे जब शादी होके जब आई, तो नॉर्मली जब होता है कि हम लोग जब सास बनते हैं तो हम लोग भी अपने सास जैसे बन जाते हैं। हाँ, ये एक ट्रेट होती है, पूरा बदला लेते हैं। पूरा। हाँ, तो उस जगह पे मेरा सोच विचार बड़ा अलग था। तो लोग बोलते हैं ना कि मेरे अगल बगल वाले पूछते हैं बहू आ गई, घर पे सेट हो गई, तब मैं बोलती हूँ हम सारे लोग बहू के साथ सेट हो गए, ये हम जवाब देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम आने वाले को, वो जो अपना घर छोड़ के आ रही है और इधर आ रही है, उसको ऐसा वातावरण दे ताकि वो भी हमारी तरह जो हम स्ट्रगल किए, जरूरी नहीं है वही स्ट्रगल वो करे, और उस जगह पे हम उनको ऐसा वातावरण दे ताकि उनकी लाइफ में हमसे ज्यादा ग्रोथ हो सके। तो उस ये मैसेज में सारी विमेन, सारी लेडीज, सारी माँ, सारी सास, सबको देना चाहूंगी कि आप लड़कियों को, ऑनेस्टली मेरे को मेरी सास ने मदद किया तो मैं आज यहाँ हूँ। मैं ऐसी सास बनना चाहूंगी जो मेरी बहू को पूरा उठा कर लेके आए। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक औरत ही दूसरे औरत का हाथ पकड़ सकती है। ऑफ कोर्स हमें अपने हस्बैंड्स का सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, ये सबका चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट जो मैं बता रही हूँ अभी, ये बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, अंडरलाइन क्या है, इनविजिबल सपोर्ट है। ये इनविजिबल सपोर्ट जो है ना, ये मन से देना चाहिए ताकि लोगों को जो आ रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, उनको फैमिली को अपना बनाते हुए कैसे ग्रो होना है, यही मैसेज है। क्योंकि आज के डेट में कुकिंग नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये भी बड़ी चैलेंजेस हो रही है सब लड़कियों की। तो उस जगह पे मेरा एक ही मैसेज है, सब कुछ करते हुए चलो, क्योंकि सब कुछ लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ तो छूट ही जाएगा। और वो जो कुछ छूटेगा ना, उसका रिग्रेट शायद बाद में होगा, वो नहीं होना चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरा। 498A का बहुत मिसयूज हो रहा है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्सेज हो रहे हैं। आपकी शादी को कितने साल हुए? 35, 34, 35 साल आपके गुजरे, मेरे को 41 हो गए। तो हम लोगों की तो जिंदगी गुजर गई, हमने 498A और डाइवोर्स हमारे टाइम में तो ऐसा समझा करता था कि निभा लो, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए तो बहुत बदनामी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों का क्या होगा, तो इसलिए निभा लेते थे एक दूसरे के साथ। आपकी जनरेशन में डाइवोर्स, हमारे एक रिश्तेदार की बेटी के 3 डिवोर्स हो गए। मैं तो शगन देते देते थक गया, मैं कहा अब तो बस कर दो भाई, तुम लोग शादी पे शादी करे जा रहे हो। तो हाउ डू यू सी लाइफ नाउ? आप यंग जनरेशन हो, आपकी अभी शादी हुई है, और आपके भी जानने पहचानने में बहुत सारे झगड़े चलते होंगे इस तरह के। यस सर।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ये शादियां क्यों नहीं चल रही हैं, क्या गड़बड़ हो रही है? सर मेरे को लगता है ना कि हम बहुत ओवर हाइप कर दिया हमने इस शादी के कॉन्सेप्ट को। आज मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एज बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। अगर कोई बाहर वाला देखेगा तो उन्हें शायद पता भी नहीं चले कि हम लोग की शादी हुई है, क्योंकि ऐसे कोई बहुत लगता ही नहीं। हम बहुत कंफर्टेबल है, जितनी दोस्ती के साथ अगर हम रहते हैं ना उतना ही कंफर्टेबल रहते हैं उस इंसान के साथ। और हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। आज अगर मैं बाहर निकल के काम कर रही हूँ, आज अभी मैं बाहर आई हूँ, तो वो बहुत टाइम अकेले रहते हैं, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार खाना कौन बनाएगा, ये कौन करेगा। एंड उसके बाद उनकी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज मेरी मदर इन लॉ मेरे को हर चीज में बहुत सपोर्ट करती है। जब आपके साथ रहती है? हाँ, वो हमारे साथ अच्छा, रहती है। मेरे अच्छा। फादर इन लॉ नहीं है, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहती है। तो सर आज के टाइम में ना लड़कियों को आप रोक नहीं सकते, वो आगे बढ़ेगी और वो करियर भी अपना परस्यू करेगी। बट ये चीज हमें उन पे वो विश्वास करना होगा कि वो अपना करियर भी संभाल सकती है, अपना घर भी संभाल सकती है, बच्चों को भी देख सकती है, सास ससुर को भी देख सकती है, पति को भी देख सकती है। अब ये एक्सेप्टेंस सबको ये होना पड़ेगा कि हाँ यार ये कर सकती है। और दूसरी, कभी कभार मैंने देखा है कि आज मैं इस जनरेशन से हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फीमेल कलीग्स हैं, कभी कभार वो ईगो हम में भी, लड़कियों में भी आ जाता है कि यार मैं भी पैसे कमा रही हूँ, मैं क्यों सुनूं तुम्हारा, मैं क्यों खाना बनाऊं, तुम भी तो बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी एक खटास ला देती है रिलेशनशिप में। आज मैं नहीं बोल सकती कि मैं कमा रही हूँ तुम क्यों, मैं भी कमा रही हूँ मैं क्यों ये काम करूं। ये काम करने का या छोटे बड़े का या कमाने का नहीं है। आज एक फैमिली की तरह हम रह रहे, तो कुछ सैक्रिफाइस मैं करूंगी, कुछ सैक्रिफाइस वो करेगा। तो बहुत बार महिलाओं में, आज की जनरेशन की फीमेल्स में भी ना, वो एक हल्का सा करियर के साथ थोड़ा सा कभी कभार शायद वो आ जाता है कि मैं कमा रही हूं, मैं नहीं झुकूंगी। आज हम झुक रहे हैं हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे पति के लिए। अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ तो मैं इतना कर सकती हूँ। तो कहीं कभार हमें भी वो फेमिनिज्म को जरूरी नहीं है एकदम ऐसे लेके चलना कि नहीं यार ये चीजें हैं। तो वो मेरे को लगता है हल्का सा अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर भी आनी चाहिए कि यार ठीक है, मतलब वो ईगो पे नहीं आनी तो चाहिए पति चीजें। कितने एक्सेप्टेंस है? देखिए, चक्कर मुझे जो लग रहा है झगड़ा कहाँ पड़ा है कि हमारी माँ हमेशा डैडी की सुनती थी, तो वो मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी। लेडीज बोलती नहीं थी, घर में कमाती भी नहीं थी तो बोलती भी बोलते नहीं भी थी। नहीं थी, यस। और अगर शुरू में थोड़ा कमाना शुरू किया तब भी बोलती नहीं थी, वो पिस रही थी, चल रही थी। बाकी लोग की तो जिंदगी किचन में कट गई, लेकिन अब वो कमा रही हैं। तो कमाने के साथ जब वो बोलती हैं कि हम बराबर करें, बच्चे का तुम भी डायपर चेंज करो मैं भी करूँगी, तुम भी खिलाओ मैं भी खिलाऊंगी, खाना कभी तुम बना लो कभी मैं बनाऊंगी, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत सारे मर्दों में नहीं आया है। आपकी फैमिली में कैसा है? सर मेरी फैमिली में बराबर बहुत दोनों काम करते हो? बराबर। मैं अगर अपना पर्सनली एकदम बताऊं तो मुझे इतना खाना बनाना नहीं आता, बट उनको आता है। तो मतलब सब्जियां मैं काटती हूँ, छौंकन वो लगाते हैं। Okay. मतलब हम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन में, जबकि वो ऑफिस से थक के आते हैं तभी भी उनको रहता है कि नहीं ठीक है यार इसको नहीं आता है। मुझे शौक भी नहीं है, किसी किसी को होता है शौक, मुझे शौक भी नहीं है खाना बनाने का। बट आज के किसी लड़की को नहीं है, क्योंकि सबके यहाँ नौकर होते हैं, तो खाने का शौक तो किसी को नहीं है। इसी पे मैं दो बात जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि सिंस ये टॉपिक निकला है और ये बहुत मेरे दिल के करीब वाला टॉपिक है। सो दो चीज मैं आज की लड़कियों के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। एक, ये जो खाना नहीं बनाने वाला जो एक वो निकला है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये पॉइंट सबके लाइफ में आता है, हमारे लाइफ में भी था। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भी पसंद करते हैं बहुत कुछ, बट उस चीज को परसेप्शन यानी कि देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर घर आकर हम ये बोलें कि हम थक गए, उसी जगह पर अगर यही काम मुझे उठाना है, ये करना है, उसको हम स्ट्रेस बस्टर, आज हम जिम जाते हैं स्ट्रेस को निकालने के लिए, तो क्यों नहीं यही काम हम स्ट्रेस निकालने के लिए करें? क्या हम ये अप्रोच से इसको देख नहीं सकते? अगर ये अप्रोच से देखना चालू करेंगे, आपको घर का काम कभी प्रेशर नहीं लगेगा। ये पहला पॉइंट है। कुकिंग इज ऑल्सो, मतलब उसी से रिलेटेड है कि कुकिंग भी आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा। करना पड़ेगा तो कर लीजिए, नहीं करना पड़ेगा तो नहीं है, अच्छी बात है। जैसा है वैसा इसको अपना सके, उस तरीका थॉट प्रोसेस लाना चाहिए। इसलिए वो स्ट्रेस शब्द, जिम जाकर ही स्ट्रेस निकलना है, इज नॉट नेसेसरी। आप घर पे घर के कामों के साथ भी स्ट्रेस, ये परसेप्शन है, एटीट्यूड है, ये लाना चाहिए। ये मेरा थॉट है। सेकंड, ये सबके लिए, मैं जेंट्स लेडीज सबके लिए बात करूँ, ये कैसे डी स्ट्रेस होना है इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड सेकंड, आज के डेट में ना ये जो हम लोग के जुडिशरी में ये है तराजू,
मतलब बैलेंस करना, मेरे लिए वो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है. देयर इज नथिंग एज बैलेंस. हमारे हिसाब से हर लड़की को मैक्सिमाइज करना चाहिए. यानी कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ मेरे हस्बैंड के साथ हूँ तो मेरा पूरा समय उस हस्बैंड के साथ रहना चाहिए. वो पूरा अटेंशन, यानी मैं 10 चीजें का सोच कर रही हूँ और मैं इधर फिजिकल प्रेजेंट हूँ बट मेंटली आई एम नॉट देयर. ये जो चैलेंजेस है ना, इसको करेक्ट कर ले. हम जहाँ हैं उसको पूरा पूरा अगर हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको पूरा सही तरीके से समय देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम भी आएगी. आप घर और ऑफिस बड़ी आसानी से देख सकते समय हैं. तो आजकल ले जाता मोबाइल, दोनों मियाँ बीवी अपने अपने मोबाइल में कोई बात बगल कर बगल में सकते हैं। बैठ के बात क्या नहीं कर करते रहे. हैं, मोबाइल देख रहे हैं सब. आपके यहाँ भी ऐसा होता है? कभी कभार मतलब, बट बहुत कम रहता है. हमने जैसे कि इन्होंने कहा, जब मैं हम लोग साथ में बैठे थे, खाना वाना बना लिया, खाना खाने बैठे हैं, दोनों का फोन साइड रहता है. 1 घंटा तक, आधी घंटा आराम से खाना खाओ, फिर बैठो, कुछ नहीं तो कुछ भी बात करो, डिस्कस करो कैसा दिन गया, क्या गया. बट हम ये ट्राई करते हैं दिन का एटलीस्ट 1 घंटा मोबाइल छोड़ के एक दूसरे के साथ बिताना है. हफ्ते में एक बार झगड़ा होता है? झगड़ा अभी नई नई शादी हुई है सर, अभी इतना पता नहीं चल रहा, शायद आगे हो. बट एज अभी जैसे हनीमून चल रहा है. हनीमून कितना टाइम हुआ है? 1 साल अभी बस होंगे फरवरी में. अच्छा, तो अभी झगड़ा नहीं होता है? बट हम इतना नहीं, जैसा मैंने कहा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं. कभी कभी होता है. कभी कभार किसी किसी बात पर. हाँ कौन मनाता है? सर, मतलब जिनकी गलती रहती है जनरली उनकी रहती है, तो गलती वो कौन मानता है? तो सुलटाते कैसे झगड़ा होता है? एक दो दिन चलता है. बहुत डिटेल में जा रहे हैं. तो देखिए, ये तो सीखने वाली बात है ना सही- लोगों सही को सर, कि सही, एकदम कैसे एक तरफ हमारी जनरेशन है जहाँ 30 से 40 साल शादी चली है, झगड़े सुलटाए हैं और कट गई. अब इनकी जनरेशन में तो रोज झगड़े चल रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, 498 हो रहा है, हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं, कहीं बीवियां सुसाइड कर रही हैं, बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है. सही बात है. तो आप दोनों एक इस जनरेशन से जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जी जी सर. क्या आपने कोई काउंसलिंग ली कि ये रिलेशनशिप लंबी कैसे चलेगी? वॉज इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज सर. लव मैरिज थी. तो कहीं बैठ के कुछ बनाया था कि कभी भी झगड़ा होगा तो हम बात करके कैसे सुलझाएंगे, लड़ेंगे नहीं, माँ बाप को बीच में नहीं लाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये कुछ बातें करी थी किसी तरह की? नहीं सर, कोर्ट का तो कभी सोचा ही नहीं. ये सोचा था कि झगड़ा कितना लंबा चलेगा या रात को सोने से पहले सुलझाएंगे, ये बातें हुई थी? जब झगड़ा होता है ना, तो क्या होता है, हम बहुत एकदम इम्पल्सिव स्टेट में रहते हैं कि मैं गुस्सा में कुछ भी बोल दूं. मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं अगर गुस्सा होती हूँ ना तो आधी 1 घंटा तक एकदम दिमाग गर्म रहता है. उस समय वो एकदम शांत हो जाते हैं, उस समय वो कुछ ही नहीं बोलते. मैं उनको कुछ भी बोलूं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. 1 घंटे बाद थोड़ा सा मैं शांत हो जाती हूँ, उनको समझ में आता है कि अब समझा सकते हैं इसको, गलती कहाँ थी, क्या थी. तो जनरली जब बहुत गुस्से में रहते हैं हम लोग बात नहीं करते, आधी 1 घंटा उसको टाइम देते हैं. जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, आधी 1 घंटा दूर रहो, एक दूसरे से कुछ बात मत करो. उसके बाद फिर अपने आप ही धीरे बैठ के, जिसकी गलती होती है ना, अगर मेरी होती है तो मैं भी 1 घंटे बाद, सॉरी मेरे को गुस्सा आ गया था, मैंने बोल दिया ऐसे करके, तो वो समझते हैं. तो हमारा यही फंडा है कि भाई जब बहुत गुस्से में हो तो एक बार छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में बट संभल के उसको डिस्कस करना जरूरी है. बहुत बार क्या होता है, हम चीजें कम्युनिकेट ही नहीं करते. हाँ. अच्छा झगड़ा हुआ, पैचअप हो गया, खत्म कहानी. हमारा ऐसा रहता है कि कोई बात नहीं, दूसरे दिन डिस्कस करेंगे, भले ही मूड खराब हो जाए, बट वो डिस्कशन करना जरूरी है ताकि आगे उसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर सके. गुस्सा आप ज्यादा करते हो या आपके हस्बैंड ज्यादा करते हैं? मैं, वो बहुत शांत है. तो आपके लिए एक मेरी सलाह है, दे दो? तो मैं भी आपके डैडी जैसा ही हूँ. तो मेरी सलाह ये है कि जब आप गुस्सा करते हो ना, जी तो आप पावर दूसरे को दे रहे हो, यू जी. लूज दैट पावर. जी सर. तो प्रैक्टिस करके मैंने किया है खुद. अच्छा. 99% गुस्से पे कंट्रोल है, मुझे गुस्सा नहीं आता. ओह. मैं जब भी कोई ऐसी बात होती है ठंडी सांस लेता हूँ, या चुप रह के बाद में बात करता हूँ, या जवाब ही नहीं देता हूँ, बाद में बात कर लेता हूँ. क्योंकि गुस्सा हुआ तो मेरी पावर चली गई, सोचने की भी, बात करने की भी. और कई बार वो कही हुई बात तलवार से ज़्यादा, सांप के जहर से ज़्यादा जहरीली हो जाती है. अंधे का बेटा अंधा में पूरी महाभारत हो गई थी. प्रैक्टिस से आता है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है. जी जी. बट जब आप कूल रह के करते हो तो आप किसी की जैसे कहते हैं ना, गर्दन भी काट दोगे तो आपके चेहरे पे सिकन नहीं आएगी. आप ठंडे में जवाब दोगे तो सामने वाला और नर्वस हो जाता है. चिल्ला के जवाब देते हैं तो वो भी चिल्ला के देता है, लड़ाई बढ़ती है. मेरी सलाह है. बहुत ही बढ़िया सलाह है सर, एकदम लाइव हाँ. प्रैक्टिकल है.
तो थैंक यू वेरी मच। और कोई लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वेरी सुन हम लोग सबसे टॉप में होंगे। हम अभी ईस्ट में कर रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं, गुजरात कर रहे हैं, यूपी कर रहे हैं, किंतु महाराष्ट्र भी चालू कर दिया है और वेरी सुन हम साउथ भी करेंगे। तो हम आए हैं पूरे भारत के लिए। बहुत भारत हमारा है, हम भी भारत के। और आपका कोई मैसेज यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कुछ शुरू कर रही हैं या जॉब में हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है जॉब से मूव करना एंड स्टार्टिंग के इयर्स स्ट्रगलिंग होंगे, बट डोंट लूज होप। होता है ना, बोलते हैं ना, गिर के ही सीखते हैं हम, वो वाली चीज़ें एक्चुअल में होती है। यहाँ आके मैंने वो देखा है, बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते रहे तो हो जाएगा। और एकिन के लिए तो सर टॉप 3 हमारा विजन है। आप इसे कंसल्ट करके हमने सीखा है कि भाई विजन बोर्ड, तो हमने इस साल का विजन यही किया है कि भाई नेक्स्ट 2 इयर्स में, विद इन 2 इयर्स हमें टॉप 3 में जाना है एंड उसके लिए हम जाएंगे। रोड मैप है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ कस्टमर फंडेड बिजनेस, कैपिटल नहीं है, लोन नहीं है, कोई कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे महिलाओं के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे जगह बनानी, पहचान बनानी। 0 से 26 करोड़ का बिजनेस बगैर लोन के प्रॉफिटेबल, और अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि इनका आईपीओ भी आएगा, इंडिया के टॉप 3 में रहेंगे। तो आपको कहीं भी किसी तरह की इनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। ये करते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, क्लासरूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस आते हैं वो सारे के सारे ये लोग बहुत अच्छी तरह करते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, मुझे पता नहीं है छोटे करते हैं नहीं करते। आप वेबसाइट पे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं आप? जी, इंडिविजुअल हमारा कस्टमर, शुरुआत ही तो छोटे से हुआ था, रिटेल जिसको मतलब बोलते हैं। रिटेल, किसी एकदम। को कुछ छोटा मोटा एक सामान। पर्टिकुलर स्कूल के टीचर को कैसे पूरा समझाना करना, हमने शुरुआत तो वहीं नहीं, से मुझे एक माइक चाहिए हो तो मैं खरीद सकता हूँ 100% आप वेबसाइट से जी। सीधा? नहीं, सीधा वेबसाइट से अभी हमने वो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा? ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन आप आ जाएगा कोरियर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा और सजेशन दीजिएगा कि किस तरह के और पॉडकास्ट, किस तरह के लोगों को हम बुलाएं। आज आपने सीखा कि खासकर जो महिलाएं देख रही हैं उनके लिए तो बहुत ही इंस्पायरिंग होगा, लेकिन अगर जो पुरुष भी देख रहे हैं, जो इस एक्सक्यूज़ के साथ बिजनेस नहीं करते कि कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, लोन नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोलेटरल नहीं है, मार्केट में उधार ही बहुत चलती है, उधार दूसरे लोग देते हैं, कैसे करें, प्रॉफिट नहीं है, सस्ता बेचते हैं, नुकसान में बेचते हैं, वो सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।